नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड में हम फोरियर सीरीज जो था उसकी कुछ हमने कंडीशन देखी थी, सिमेट्री कंडीशंस, ठीक है। उसमें एक कंडीशन और है वैसे, और वो है आपकी क्वार्टर वेव सिमेट्री, ठीक है ना। बट वो मैं आपको पीडब्ल्यूएम टेक्निक जब आप पढ़ोगे इन्वर्टर में, उस टाइम मैं क्वार्टर वेव सिमेट्री पढ़ाऊंगा। वो भी थोड़ा सा चीज़ों को आसान कर देती है, ठीक है। हार्मोनिक निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे कि कैसे क्वार्टर वेव जो सिमेट्री है उसको हम कैसे देखते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको लास्ट टाइम इवन हाफ वेव सिमेट्री समझाया था, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और फोरियर सीरीज में अब इनको वैल्यू को निकालते कैसे हैं, ए नोट कैसे एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने फॉर्मूला बताया। आप उससे हार्मोनिक के एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना एम्पलीट्यूड आएगा, ठीक है। बट एक और रिप्रेजेंटेशन होता है इसका। एफ टी को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और वो क्या था बताओ जरा। एक टर्म थी डीसी कंपोनेंट ए नोट, और एक क्या था बताओ जरा, ए एन कोस ऑफ एन ओमेगा नोट टी एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी प्लस, बोलिए क्या था, बी एन साइन ऑफ एन ओमेगा नोट टी एन फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। ठीक है भाई, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन था। बट मैं अब इस रिप्रेजेंटेशन से नहीं चलना चाह रहा हूं, ठीक है। बिकॉज मुझे कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी है, और जो प्रॉपर्टीज मुझे फोरियर में रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए मैं इसको थोड़ा फॉर्म बदल रहा हूँ इसकी, ठीक है। और वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज मैं ये अभी आज आपको बताऊंगा, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज, ठीक है भाई। तो कैसे हम एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज देखते हैं, मतलब कैसे इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जानते हो कॉस और साइन को मैं क्या कर सकता हूं, बताओ। इसको एक्सपोनेंशियल में लिख सकता हूं, तो बताइए ना क्या बनेगा। ये बनेगा, मे बी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, आपको मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं, जरा देखिए। इसको लिखेगा ए नोट प्लस समेसन सी एन बाई ये ए एन बाई 2 कर दीजिए, ए एन बाई 2, और इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, ई की पावर जे एन ओमेगा नोट टी प्लस ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट टी डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा 2 आ गया है, 2 आ गया भाई, ठीक है। एन फ्रॉम बताइए 1 टू इंफिनिटी प्लस, ऐसे ही आप क्या करेंगे बताओ जरा, बी एन बाई 2 जे, ठीक है भाई, बी एन बाई 2 जे, और यहां पे क्या बन गया, ई की पावर जे एन ओमेगा नोट टी माइनस ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट टी, सही है भाई, डिवाइड बाई 2 जे तो पहले ही आ गया। अब सुनिए, ई की पावर जे एन ओमेगा नोट टी और ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट टी को इकट्ठा कर दो, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं फाइनल रिजल्ट अगर मैं लिखूं, तो मैं लिखूंगा कि एफ टी जो है उसको मैं लिख सकता हूं समेसन ऑफ सी एन ई की पावर जे एन ओमेगा नोट टी एन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इस तरह का बनेगा। वेयर दिस सी एन इज नोन एज फोरियर सीरीज कोफिशिएंट एंड इट इज ए एन माइनस ए एन प्लस जे बी एन बाई 2, ए एन प्लस जे बी एन बाई 2, सही है भाई। ए एन माइनस होता है भाई, प्लस नहीं होता, ए एन माइनस होता है, सही है। थैंक यू, ठीक है। ए एन माइनस जे बी एन बाई 2, ठीक है भाई। ये बन जाएगा मेरा सी एन, ठीक है भाई, ए एन माइनस जे बी एन बाई 2, सी एन मेरा ये बनेगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा एफ टी पीरियोडिक है, देन वी कैन रिप्रेजेंट दैट सिग्नल into summation of harmonically related complex exponential with some weight Cn. If ft is periodic, then ft will be equal to, ft can be represented as a summation of harmonically related, n आ गया ना, harmonically related complex exponential with some weight Cn, सही है भाई। इस तरह से हम ft को दिखाएंगे, सही है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको दिखाते हैं, ठीक है। और सी एन के अंदर दोनों इंफॉर्मेशन है, कौन सी, ए एन वाली भी और बी एन वाली भी। मतलब सी एन का जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो आएगा बी एन बाई 2 माइनस बी एन बाई 2 कह सकते हो आप, और जो रियल पार्ट आएगा वो कितना आएगा, ए एन बाई 2, सही है। तो इसका मतलब इसके अंदर वो जो एम्पलीट्यूड है, को साइन टर्म्स वाला और साइन टर्म्स वाला जो एम्पलीट्यूड है, वो एम्पलीट्यूड ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। सी एन के अंदर वो दोनों टर्म प्रेजेंट है आपकी, सही बात है। आप दोनों को देख सकते हो, बोलिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अब Cn के लिए फाइट करूंगा। बट मुझे Cn कैसे निकालना है, मैं पहले ये भी तो देख लूं कि Cn कैसे फाइंड करेंगे। तो Cn कैसे निकालोगे, यहां से आप Cn को भी निकाल सकते हो यहां से। तो Cn का जो फॉर्मूला आएगा मैं उसको डायरेक्ट लिख रहा हूं,
जो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट जो होता है वो बनेगा 1/t फ्रॉम -t/2 टू t/2 ft e की पावर -j n ओमेगा नॉट t dt। ये मेरा फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट होता है Cn। इस तरह से हम Cn को देखते हैं दोस्तों, ठीक है भाई। ये बनेगा मेरा फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn। करेक्ट है? कोई दिक्कत है तो बताइए, आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होता है, Cn क्या होता है और ft को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार मेरे पास Cn आ गया तो मैं फिर उससे an bn सब निकाल सकता हूं और मैं बता सकता हूं कि कौन सी टर्म्स आपकी मतलब कोसाइन टर्म्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा, साइन टर्म्स का एम्पलीट्यूड क्या होगा। ठीक है भाई। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं अभी, ठीक है, उसको जरा सोल्व करते हैं। मैं रब कर दूं, इसको रब कर दूं भाई। देखिए एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के मैं दो पार्ट लूंगा, ठीक है। तो पहला पार्ट जरा देखिए क्या है। यहां पे मैंने कुछ स्विचेस लगा रखे हैं, मेरे पास कुछ स्विचेस लगे हुए हैं भाई, और यहां पे मेरे पास डीसी सप्लाई है। मे बी 12 वोल्ट ले लीजिए या 20 वोल्ट ले लीजिए, 20 वोल्ट की सप्लाई है मेरे पास। ये मेरे पास स्विचेस हैं S1 S2, मे बी S2 मैं इसको बोल रहा हूं, S3 S4, मेरे पास 4 स्विचेस हैं, ठीक है। और मैंने यहां पे डायोड भी लगा रखे हैं, ठीक है। डायोड जानबूझ के लगाया, अभी आपको रीजन बताऊंगा मैं डायोड क्यों लगाया मैंने। मतलब ये यूनिडायरेक्शनल स्विच है, इनमें करंट केवल एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। एरो जिधर है ना केवल उधर ही जाएगा करंट, बस, ठीक है। इसलिए मैंने एरो लगा दिया, मतलब अगर ये क्लोज होगा तो इसी डायरेक्शन में करंट आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इनको यूनिडायरेक्शनल बोला भाई। और मैंने एंटी पैरेलल डायोड लगा दिए। इन डायोड्स को बोला जाता है फीडबैक डायोड। इसका रीजन है क्यों फीडबैक डायोड बोला जाता है, इनको फीडबैक डायोड बोला जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसका क्या सिग्निफिकेंस है इन डायोड्स का, ठीक है। हालांकि मैंने डायोड अभी तक पढ़ाया नहीं आपको, बट फिर भी मैंने एक सर्किट बनाया कुछ इस तरह का, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा ये डायोड मैंने क्यों लगाए हैं, इनका रीजन है एक। ये मेरे पास जो लोड है ये RL लोड है, ये RL लोड है, ठीक है भाई। R दे रखा है 2 ओम और L दे रखा है मान लीजिए 4 हेनरी, ठीक है। अब मैं स्विचिंग कर रहा हूं इसकी, मतलब स्विचेस को ऑन ऑफ कर रहा हूं। अब देखिए क्या कैसे मैं ऑन ऑफ कर रहा हूं वो जरा देखिए। मैं एक सिंपल सिचुएशन ले रहा हूं कि S1 एंड S2 को मैं पहले 1 सेकंड ऑन कर रहा हूं और फिर ऑफ कर रहा हूं, अगले 1 सेकंड ऑफ कर रहा हूं। इस तरह का है दोस्तों, 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये ऑन कंडीशन है और ये क्या है बताओ, ऑफ कंडीशन है। ये ऑन कंडीशन, ये आपकी ऑफ कंडीशन। अगेन अगर मैं बोलूं कि ये टाइम है t इन सेकेंड्स, फिर S3 S4 को देखते हैं। S3 S4 मैं भी S3 इसको लिख लूं तो यार, किसी को भी लिख लो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो S3 वैसे ये लिख लेते तो अच्छा रहता, कोई नहीं, ठीक है। जरा देखिए भी, या कर दूं, चलिए, क्योंकि आगे के नोटेशन भी ऐसे करेंगे ना हम लोग, ओड रखेंगे ऊपर, इवन रखेंगे नीचे, ठीक है। इसको S3 S4 कर दो, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ना वैसे तो, मतलब वो ग्रुपिंग एक ही है ना। हाँ जरा देखिए भाई, ये मेरा ऐसे है, एक जगह ऑन है एक जगह ऑफ है। मतलब जिस टाइम ये ऑन होता है ना, जिस टाइम ये ऑन होगा उस टाइम ये ऑफ रहेगा, सीधी बात है। या ये ऑफ रहेगा, आप ये कह सकते हो, क्योंकि अगर दोनों एक साथ ऑन हो गए तो शॉर्ट हो जाएगा फिर वोल्टेज सोर्स, ठीक है, वो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 ऑन कंडीशन है ये, और ये ऑफ कंडीशन है भाई। कुछ इस तरह का मैंने दे रखा है, और ये मैंने लोड लगा रखा है दोस्तों, ठीक है भाई। ये मेरा लोड है।
अब अगर मैं ये बोलूं कि मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज का वेवफॉर्म बनानी है कि वोल्टेज क्या होगी, मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज देखनी है कैसी बनेगी, ठीक है भाई। अच्छा, मैं डायोड को थोड़ा सा मैं चेंज करना चाह रहा हूं जरा, एक बार मैं देख लूं एक बार, आई थिंक मुझे दिक्कत ना आए डायोड को लेके। नहीं, डायोड ठीक है, डायोड मैंने ठीक लगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, अब जरा मैं स्विचेस को ऑन ऑफ की कंडीशन मैंने दे दी है। अब मैं जरा देखना चाहता हूं आउटपुट वोल्टेज क्या आएगी, ठीक है। मुझे वी आउट बनाना है, देखते हैं दोस्तों वी आउट क्या बनेगा, वी आउट क्या बनेगा। वी आउट जरा सोचेगा क्या बनेगा, जरा बता सकते हो वी आउट क्या बनेगा, है जी। वी आउट मतलब ये वाला, ये है मेरा वी आउट। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसको कैसे बनाएंगे वी आउट, ठीक है। जिस टाइम स्विच S1 S2 ऑन होते हैं तो क्या बनेगा बताओ जरा, इधर प्लस हो गया, इधर प्लस हो गया, ठीक है। इसका अंदर क्या वोल्टेज आएगी जरा बताएंगे, इधर +20 है और इधर क्या है -20, सही है। तो इसका अंदर एक तरफ ये बनेगा 0 से लेकर 1 सेकंड तक क्या रहेगा +20, इधर -20 नहीं है, इधर क्या है 0 है, ठीक है। तो ग्राउंड मान लो ना, इसको ग्राउंड मान लीजिए, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो इधर आएगा +20 और इधर क्या आएगा 0, सही है। अब बताइए अगले हाफ में, अगले 1 सेकंड में क्या बनेगा, 1 से 2 सेकंड के लिए बोलिए भाई क्या बनेगा बताओ। 1 से 2 सेकंड के लिए इनको मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है, और इनको मैंने ऑन कर दिया। तो आप बताओ ये जो पॉजिटिव वाला पॉइंट था वो उल्टा कनेक्ट हो गया, इधर आएगा पॉजिटिव और इधर आएगा, इसका मतलब वी आउट की वैल्यू अब नेगेटिव आएगी, क्योंकि वी आउट तो हमें इसी पोलैरिटी का चाहिए ना, तो बनेगा -20, वो आ गया मेरे पास -20। इस तरह से बनेगा दोस्तों, ठीक है भाई, इस तरह से मेरा ये बनेगा, बोले कोई दिक्कत है तो। अब सुनो 1 2 3 4 5, ये कुछ इस तरह का मेरे पास वी आउट बनेगा। अब करंट देखते हैं, क्वेश्चन क्या है सुनिए, क्वेश्चन ये है फाइंड द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट, फाइंड द फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ करंट। करंट का फंडामेंटल कंपोनेंट कितना आएगा वो मुझे बताना है, कि करंट का फंडामेंटल कंपोनेंट क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे करंट का फंडामेंटल कंपोनेंट, जरा वो देखते हैं। उसके लिए मुझे वोल्टेज का क्या चाहिए बताओ, वोल्टेज का फंडामेंटल कंपोनेंट चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब मेरा कहने से किससे है बताओ, इसका पीरियड कितना है बताओ 2, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो कितनी आएगी बताओ जरा, वो आएगी पाई रेडियन पर सेकंड। तो इसके अंदर पाई रेडियन पर सेकंड का जो करंट आएगा वो कितना आएगा मुझे वो निकालना है, ठीक है, वो मुझे बताना है। एक और मैं बात बता दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई क्योंकि करंट से कुछ और चीजें बदलेंगी, ये जो एंटी पैरेलल में डायोड लगाए गए ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अब बताऊंगा कैसे, ठीक है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और क्या पता आउटपुट वोल्टेज हमने गलत बना दी हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। क्या पता आउटपुट वोल्टेज मैंने गलत बना दी हो, ऐसा हो सकता है। अब जरा देखते हैं कि क्या इसमें कुछ बात बन रही है, कुछ अलग भी आ रहा है क्या, ठीक है, वो जरा देखते हैं। मे बी कुछ चीजें बदलेंगी, ठीक है। मैं फंडामेंटल कंपोनेंट निकालना चाहता हूं और उसके बाद में फिर नेट करंट निकालना चाहता हूं, टोटल करंट मैं देखना चाहता हूं कि टोटल करंट कैसा होगा, और एक बार मैं फंडामेंटल करंट देखना चाहता हूं। हालांकि आप टोटल करंट भी बता सकते हो, आरएल सर्किट है, एक बार 20 वोल्ट अप्लाई की गई तो ट्रांजिएंट लगाओ आप, ठीक है। आरएल सर्किट के अक्रॉस कांस्टेंट वोल्टेज 20 आपने लगा दी तो करंट कैसे एक्सपोनेंशियली राइज करेगा, नहीं, और फिर फॉल करेगा, फिर राइज करेगा, फिर फॉल करेगा, ठीक है। मतलब इस तरह का एनालिसिस आपको करना है, बट मैं चाहता हूं केवल फंडामेंटल कंपोनेंट आप निकालें, ठीक है। मैं चाहता हूं एक बार फंडामेंटल कंपोनेंट देखते हैं, बाद में फिर वोल्टेज का टोटल करंट का नेट कंपोनेंट देखेंगे और आगे की टर्म्स को हम फिर बाद में समझेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहां से अगर मैं बोलूं तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, जरा देखिए, मैं बोलूंगा कि इसका फंडामेंटल वोल्टेज क्या आएगी, उसके हिसाब से फिर फंडामेंटल करंट आ जाएगा। फंडामेंटल वोल्टेज क्या आएगी बता सकते हो, क्या कैसे निकालोगे बताओ। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कौन सी ये जो वेव है मेरे पास, ये वेव ओड वेव है कि इवन वेव है,
ओड है, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सी टर्म्स होनी चाहिए? साइन टर्म्स होनी चाहिए पहली बात तो। इसके अंदर हाफ वेव सिमेट्री है क्या? बिल्कुल हाफ वेव सिमेट्री। इसका अंदर कौन सी टर्म्स आनी चाहिए? ओड हाफ वेव, ओड हार्मोनिक साइन टर्म्स आनी चाहिए। पर मुझे तो केवल फंडामेंटल में इंटरेस्ट है, तो कोई बात नहीं, मैं इसका सीएन निकाल लेता हूं 1 मिनट के लिए, जरा देखते हैं सीएन क्या निकलेगा। सीएन के अंदर दोनों इंफॉर्मेशन होती है, ए एन बी एन वाली। तो सीएन क्या बनेगा? 1/t, इसको टी लिख देता हूं 1 मिनट, बाद में टी की वैल्यू पुट कर देंगे। इसको t/2 कर देते हैं, इसको 3t/2 कर देते हैं, और इसको 2t कर देते हैं। सही है भाई, इसको 2t कर देते हैं, बोलो कोई दिक्कत है तो? सही है। अब जरा देखिए, तो सीएन की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी? 1/t बोलो ना, -t/2 से t/2, -t/2 मतलब आप इसको एक्सटेंड कर लो थोड़ा पीछे, ये स्टडी स्टेट वेव मान लो, ये काफी दिनों से ऐसे चलता आ रहा है, ठीक है। तो -t/2 से लेके t/2 ft इंटू e की पावर -j(n⍵0t dt। जरा बताएंगे क्या बनेगा? वैसे आप इसका याद रखें तो अच्छी बात है सीएन, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप इसको जब अलग अलग करोगे तो 1/t बनेगा, और -t/2 से t/2 क्या बनेगा? -t/2 से 0 तक क्या बनेगा? -20 e की पावर -j(n⍵0t dt प्लस, बोलिए 0 से लेकर t/2 तक क्या बनेगा? है जी, बताओ। 20 e की पावर -j(n⍵0t dt, कुछ इस तरह का आएगा दोस्तों, ठीक है, कुछ ये बनेगा। अब इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा 20/jn इंटू 1 प्लस 1 माइनस कोस एन पाई, 1 माइनस या 1 प्लस 1 माइनस कोस एन पाई, ये बनेगा, ठीक है। आई थिंक ये बनेगा आपका an माइनस jbn/2। cn की वैल्यू आएगी भैया, देख लेना आप, और ये -j ऊपर आ गया, ठीक है भाई। अब अगर मैं कंपेयर करूं इसको तो bn की वैल्यू क्या आएगी बताएंगे? bn इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ? an तो 0 आएगा, कंपेयर करो, रियल टर्म तो है ही नहीं, an आ गया 0, bn की वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा? 40/n पाई इंटू 1 माइनस कोस n पाई, ये बनेगा दोस्तों, सही है। अब बताइए, n की वैल्यू अगर मैं इवन रख दूं, n की वैल्यू अगर मैं इवन रखूंगा तो bn की वैल्यू 0 आएगी, और अगर मैं n की वैल्यू ओड रखूंगा 0, इसलिए बिकॉज n की वैल्यू इवन रख के देखो ना, ये cos 2 पाई cos 4 पाई उन सब पे कट जाएगा 1 के साथ। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू ओड रखूंगा तो क्या बनेगा? ये -1 बनेगा, और एक माइनस पहले से है, तो क्या बनेगा? ये 80/n पाई, bn की वैल्यू ये आएगी, n मेरा ओड आएगा, और a नोट तो वैसे 0 आएगा, इसके अंदर कोई डीसी टर्म नहीं है। तो अगर मैं इस ft को, इस v आउट को लिखूं तो v आउट को लिखूंगा समेशन ऑफ bn, सिर्फ साइन टर्म्स है, तो समेशन ऑफ bn की वैल्यू क्या है बताओ जरा? n पाई साइन ऑफ n⍵0t, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। बोलिए दोस्तों, मेरे पास bn आ गया, bn के बाद, लेकिन मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए बताओ? फंडामेंटल। तो फंडामेंटल के लिए n की वैल्यू क्या पुट कर दो? 1। तो इसका फंडामेंटल जो कंपोनेंट आएगा v आउट 1, मुझे केवल फंडामेंटल कंपोनेंट चाहिए इसका, वो आएगा 80/n पाई, 80/पाई, n के लिए 1 पुट कर दो बस, साइन ऑफ ω0, सही है भाई। और ω0 की वैल्यू मुझे पता है पाई है। अब इसकी वजह से करंट कितना आएगा वो निकालना है मुझे, करंट कितना आएगा इसकी वजह से, करंट कितना आएगा? तो करंट के लिए क्या करें? डिवाइड बाय इंपीडेंस। तो इंपीडेंस क्या होगा बताओ जरा? अगर मैं I01 की बात करूं तो बनेगा 80/पाई साइन ऑफ पाई टी डिवाइड बाय r प्लस j ओमेगा l। स्टडी स्टेट की बात कर रहा हूं ना मैं। r की वैल्यू कितनी है बताओ? 2 प्लस j ओमेगा, ओमेगा इज पाई, और l क्या है बताओ जरा? l मेरा 4 है, ये आ गया। इसका कुछ मैग्नीट्यूड आएगा, कुछ एंगल आएगा, एंगल ऊपर आके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ऐसे फिर थर्ड हार्मोनिक के लिए अगर मैं करता तो क्या बनता बताओ जरा? v आउट 3 क्या होता बताओ जरा? 80/3 पाई साइन ऑफ 3 पाई टी। तो फिर करंट क्या आता बताओ जरा? I03, थर्ड हार्मोनिक करंट क्या आता? 80/3 पाई साइन ऑफ 3 पाई टी, ये तो वोल्टेज होगा, डिवाइड बाई
R प्लस जे ओमेगा एल, लेकिन जे ओमेगा की वैल्यू क्या है इस बार 3 पाई है, 3 पाई। ये करंट आया था, तो इसका एक मैग्नीट्यूड होता है और एक एंगल आगे सबट्रैक्ट हो जाए। ऐसे आप सारे हार्मोनिक के करंट लिख सकते हो ना, सही है। चलिए, तो मैंने बताया कि अलग अलग हार्मोनिक की वजह से वोल्टेज क्या आएगी, करंट क्या आएगा। अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जो ओवरऑल करंट आएगा उसके अंदर तो इनफाइनाइट हार्मोनिक है, क्योंकि वोल्टेज के अंदर कितने हार्मोनिक है, इनफाइनाइट हार्मोनिक है। नहीं, वोल्टेज के अंदर इनफाइनाइट हार्मोनिक है, तो करंट के अंदर भी क्या बनेंगे, इनफाइनाइट हार्मोनिक बनेंगे। तो ओवरऑल जो रिजल्टेंट करंट आएगा वो कैसे बनेगा, वो कैसे देखें, उसको देखने के लिए आपको ट्रांजिएंट का यूज करना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो एक बार आरएल सर्किट के अक्रॉस क्या लगा, ये आरएल सर्किट था मेरे पास, डीसी ट्रांजिएंट याद होगा आपको, ठीक है। अगर आपको ट्रांजिएंट पता है तो एक बार क्या लगा बताओ, +20, तो +20 लगाओगे तो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियली करंट राइज करना स्टार्ट करेगा, कुछ वैल्यू तक राइज करेगा, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया था, कुछ वैल्यू तक राइज करेगा। इक्वेशन आप जानते हो, इनिशियल करंट क्या आएगा 0, स्टडी स्टेट करंट। अगर यही सर्किट काम करता रहा तो क्या बनेगा, ये 2 है, ये 4 है, और ये कितना है 20, तो स्टडी स्टेट करंट क्या आएगा 10, और टाइम कांस्टेंट क्या आएगा बताओ जरा, L/R 2। तो इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी इसकी, इक्वेशन बनाओगे तो 10 × 1 - e⁻t/2, सही है। तो इसका मतलब ऐसे राइज करेगा, उसके बाद फोल्ड करेगा ये, और उसके बाद फिर से राइज करेगा, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा बताओ जरा, धीरे धीरे इस तरह का सेट हो जाएगा। इनिशियली 0 से स्टार्ट किया है, बट धीरे धीरे क्या होगा बताओ जरा, कुछ नीचे से भी आएगा, नीचे और ऊपर। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट, मतलब रिजल्टेंट अगर मैं इसको इनिशियली ना लेता, मतलब स्टडी स्टेट में देखता, तो स्टडी स्टेट में एक पॉइंट तक आ रहा है, फिर ऐसे फोल्ड कर रहा है, फिर राइज कर रहा है, 2-3 साइकिल के बाद सेटअप हो जाएगा इस तरह, 2-3 साइकिल के बाद स्टडी स्टेट में आ जाएगा। समझ आया मेरा पॉइंट, इनिशियली तो 0 से स्टार्ट होगा ना, अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूँ तो, और अगर ओरिजिन ना मानूं तो फिर क्या होगा बताओ जरा, अगर मैं इसको ओरिजिन ना मानूं तो फिर क्या होगा बताओ जरा। तो यहां से भी क्या दिखाना पड़ेगा, ऐसे और फिर ऐसे, इस तरह का करंट आएगा। इस करंट की वजह से मैंने ये फीडबैक डायोड लगाए हैं। अब सुनिए क्यों, अब आप बोलेंगे क्यों जी, जरा देखिए यहां से यहां तक देखिए ध्यान से, स्विच मेरा ऑन है, कौन सा, ये और ये, बट क्या ये कंडक्ट कर रहे हैं, अगर कंडक्ट करता तो करंट तो पॉजिटिव आना चाहिए था इधर से इधर, इस करंट को मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, बट करंट क्या है बताओ शुरू में, नेगेटिव। इसका मतलब करंट उल्टा आ रहा है, उल्टा आ रहा है करंट। अब उल्टा किसके थ्रू आएगा करंट, डायोड तो आ ही नहीं सकता, फिर मैंने इसका मतलब डायोड गलत लगा रखा है, इसका मतलब डायोड गलत लगा रखा है, तो डायोड को कैसे लगाना चाहिए मुझे, है जी, नहीं 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 सही लगा रखा है, सही है, सही है। इसका मतलब करंट उल्टा आ रहा है, तो करंट कैसे आ रहा है बताओ, स्विचेज ये कनेक्ट है बट करंट ऐसे आ रहा है, इसके थ्रू जा रहा है। इसका मतलब कौन कंडक्ट कर रहा है यहां से यहां तक, D1 D2, ये शॉर्ट हो रखा है, इसको D1 बोल देते हैं, इसको D2, इसको D3, इसको D4, ये शॉर्ट हो रखा है, ये दोनों, इसीलिए मैंने ये लगाए थे करंट। समझ आया मेरा पॉइंट, ठीक है। ये डायोड इसीलिए लगाए थे मैंने, ये दोनों शॉर्ट हो रखे हैं, ऑन जरूर है ये बट कंडक्टिंग नहीं है, ऑन जरूर है बट कंडक्टिंग नहीं है। इसका मतलब ऑन स्टेट स्विच की और कंडक्टिंग स्टेट दोनों अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। स्विच की ऑन स्टेट और स्विच की कंडक्टिंग स्टेट दोनों डिफरेंट होती हैं। यहां से हमें यह भी पता चलता है, जो तो चीज निकल के आ रही है क्यों ना उसका निकाल के रखे, नहीं। हाँ, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा भाई ये कैसे बना है, ठीक है। तो ये आप सीखोगे में भी, अगर आपने ट्रांजिएंट पढ़ा है तो आप ट्रांजिएंट से निकाल सकते हो इसको, और मैं आपको बताऊंगा कि ये पीक वैल्यू कैसे निकालोगे, ये वाली वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। ये भी अभी हम निकालना सीखेंगे, देखना, ठीक है। अभी हम निकालेंगे इसको। तो इसका मतलब आपको नेटवर्क थ्योरी में ट्रांजिएंट वाला हिस्सा थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, तो आप शुरू में ही बोल्ड हो जाओगे, नहीं तो देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए एक बार इसको छोड़िए कि कैसे आई वेवफॉर्म, बट मुझे ये पता है कि माइनस आएगी कुछ ना कुछ। तो जब नेगेटिव होगी तब कौन कंडक्ट करेगा बताओ जरा, D2 D1। ये स्विच मेरे ऑन है, पोलैरिटी इधर प्लस है और इधर क्या है माइनस है, वोल्टेज मेरी ऐसी है, वोल्टेज मेरी इस तरह की है, ठीक है, बट कंडक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ये नीचे से ये पॉइंट कनेक्ट है तो नेगेटिव, ऊपर से पॉजिटिव, इसके हिसाब से, या फिर इसके हिसाब से देखोगे तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब इसके बाद यहां से लेके यहां तक कौन है बताओ जरा, यहां से लेके यहां तक ये स्विच कंडक्ट करेंगे, फिर ये मेरे डायोड अब कंडक्ट नहीं करेंगे। अब कौन कंडक्ट करेगा बताओ जरा, अब ये स्विच ऑन भी है और कंडक्टिंग स्टेट में भी है। अब यहां से यहां तक कौन करेगा बताओ, S1 S2।
इसका मतलब स्विचेज मेरे ऑन भी है और कंडक्टिंग स्टेट में भी है। तो आप जरा देखो, पहले ऑन थे बट कंडक्टिंग नहीं थे, अब क्या है, ऑन है और कंडक्टिंग स्टेट में। तो एक तो ऑन होना और कंडक्टिंग स्टेट में आना, दोनों में फर्क है। हाँ जी बोलिए। नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि सर जो ड्रेन और सोर्स है ना, तो सोर्स की अप्रोच जो वोल्टेज आ रही है, नहीं नहीं नहीं, इस तरह से नहीं देखेंगे ना, बिकॉज आप ये कह रहे हो कि स्विच ऑन ही नहीं होगा, आप ये कह रहे हो। जो इंडक्टर है ना, क्योंकि सर उसके अक्रॉस क्या है, नेगेटिव करंट ना डिक्रीज हो रहा है। हाँ हाँ, तो उसके अक्रॉस से पॉजिटिव वोल्टेज बनती है, सोर्स पे ड्रेन। नहीं 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 नहीं, वो डिपेंड करता है ना स्विच कौन सा है, ठीक है। आप एक पर्टिकुलर चीज को दिमाग में मत ना रखिए, ठीक है। आप किसी पर्टिकुलर स्विच को लेके चल रहे हो कि मोसफेट है या मे भी इस तरह का है क्या, ठीक है, आप उस तरह मत सोचिए, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्विच किसका बना हुआ है, ठीक है, आप उस तरह मत लेके चलिए। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे बताओ D1 D2 कंडक्ट कर रहा था, स्विच मैंने ऑन कर रखे थे, स्विचेज मेरे ऑन थे बट कंडक्टिंग स्टेट में नहीं थे, ठीक है, ये कंडक्टिंग स्टेट में नहीं थे, ठीक है। तो ऑन होना और कंडक्ट करना उसमें फर्क है भाई, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे क्या आ गया, S1 S2, ठीक है, यहाँ पे S1 S2, इसका मतलब यहाँ पे ऑन भी है और कंडक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम स्विच को डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे कौन सा स्विच लगाना मेरे लिए फायदेमंद है, समझ आया। इसीलिए आपको स्विच की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कौन सा स्विच मेरा बेहतर काम करेगा, यहाँ पे मेरा डायोड काम करे, मतलब यहाँ पे मेरा थायरिस्टर काम करेगा बढ़िया, या फिर मेरा यहाँ पे मोसफेट काम करेगा, या बीजेटी वाला स्विच लगाऊं मैं, कौन सा स्विच लगाऊं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा स्विच यहाँ पे बढ़िया काम करेगा, ठीक है। तो खैर वो छोड़िए अभी फिलहाल, बट आप इसको समझिए भाई, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ आपको, ठीक है। तो किस तरह का फोरियर मेरे को कैसे हेल्प करती है वो मैंने बताया। अच्छा, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मान लूं कि केवल फंडामेंटल कंपोनेंट है वोल्टेज का, केवल अगर मैं फंडामेंटल कंपोनेंट लेता तो वोल्टेज का फंडामेंटल कंपोनेंट इस तरह का होता है। इसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा वोल्टेज का, 1 मिनट के लिए अगर मैं इसको छोड़ दूं तो देखिए, वोल्टेज का अगर मैं फंडामेंटल कंपोनेंट बनाऊं इसमें, कि वोल्टेज का अगर मैं केवल फंडामेंटल कंपोनेंट लेके चलता तो इस तरह का फंडामेंटल कंपोनेंट आता, क्या कहते हो। तो फिर करंट का फंडामेंटल कंपोनेंट कैसा आता फिर बताओ। इसे लैग करेगा कुछ फाई एंगल, लैग करेगा तो आप समझ सकते हो कि नेगेटिव आएगा यहां से यहां तक, और अगर नेगेटिव आया करंट तो बताओ इसका मतलब क्या होना जरूरी है सर्किट में, डायोड होना जरूरी है। पॉइंट भी समझिए, क्योंकि वो करंट उल्टा जा रहा है, आप समझ रहे हो। स्विच जरूरी है होने, बट करंट इसमें इधर नहीं आ रहा, आप समझ रहे हो, करंट तो उल्टा जा रहा है। पॉइंट को समझिए, ठीक है। तो आप जरा देखिए कि मैंने क्यों लगाई है डायोड। खैर आपको नहीं भी अगर समझ आया तो आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे दोस्तों। इसको अभी आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट जो मैं समझाना चाह रहा था, पहले आप वो समझिए कि वोल्टेज मेरी किस तरह की आएगी और उसमें हार्मोनिक कैसे निकालते हैं, ठीक है। आपको बस इतना समझना, आपको ये एंटी पैरेलल वाला कंसेप्ट नहीं समझना। ये डायोड जो लगा रखे हैं, इनको अगर नहीं भी आप देख रहे हो तो कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, वो आप छोड़ सकते हो, ठीक है भाई। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह का मेरे पास ये बनेगा। दूसरा, आप ये जो करंट की वेव से मैंने बनाई थी ना एक्सपोनेंशियली, वो कैसे बनेगी वो बाद में देखेंगे, ठीक है। वो ट्रांजिएंट का फिनोमेना है बेसिकली, उसको आप बाद में आप देखिएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल खैर आप ये समझिए कि कैसे अगर मैं लोड में बोल दूं कि फंडामेंटल वोल्टेज क्या आएगी और फंडामेंटल करंट क्या आएगा, वो कैसे हम लोग देखेंगे, उसको मैंने बताया। ये एंटी पैरेलल मुझे मजबूरी में लगाने पड़ गए, मतलब मैं नहीं चाहता था कि इसको लगाऊं, ठीक है, सच बताऊं तो ये मुझे मजबूरी में लगाने पड़ गए। क्यों? क्योंकि अगर ना लगाता तो आरएल सर्किट पे फिर वो करंट सेटिस्फाई नहीं करता, अब समझ रहे मेरा पॉइंट। इसलिए मुझे मजबूरी में लगाने पड़ गई ये एंटी पैरेलल डायोड, ठीक है। वैसे ये होता कि अगर मैं यहाँ पे आर लोड लगा देता तो फिर सिंपल क्वेश्चन बन जाता, फिर क्या जरूरत है इसकी, क्यों ना मुझे इसमें पूछना चाहिए था, क्या कहते हैं। बट फिर वो बढ़िया क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है, वो फिर मजेदार नहीं था। फिर अगर मैं आर लगा देता तो बड़ा सिंपल हो गया था। जब ये दोनों ऑन होंगे तो क्या होगा, करंट भी ऐसे आएगा, ठीक है, तो करंट भी स्क्वायर वेव बनेगा और वोल्टेज भी स्क्वायर वेव बनेगी, ठीक है। और आप देख सकते हो कि फंडामेंटल वोल्टेज क्या आएगा और करंट क्या आएगा। करंट फिर कैसे निकालते हैं, डिवाइड बाय सिंपल क्या होता है फिर भाई, ये तो सिंपल यहीं से निकल जाता हर एक कंपोनेंट की, क्योंकि आर जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसका सीधा मैं आई आउट निकाल लेता, क्या निकालता बताओ, समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी डिवाइड बाय 2 कर दो, आर की वैल्यू क्या थी 2, ठीक है, तो 2 कर दे तो क्या बनता बताओ, 40 बाई n पाई साइन ऑफ n ओमेगा नॉट। तो बोल्ड तो नहीं हो गया आप लोग, ठीक है, सही है ना। चलिए कोई बात नहीं, आप इस चीज को स्किप कर सकते हो इवन, ठीक है, ये सर्किट लेके चल सकते हो, ठीक है, परेशान नहीं होने, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम फोरियर का यूज करेंगे, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि बताओ सेकंड हार्मोनिक करंट क्या आएगा, फंडामेंटल कंपोनेंट कितना आएगा, ठीक है, वो सब चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि फोरियर की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, ठीक है ना। मैं रब कर दूं भाई।
आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा रिवाइज कीजिएगा अपना ट्रांजेंट वाला हिस्सा, ठीक है, क्योंकि ट्रांजेंट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं फोरियर की, ठीक है, जो हम आगे इसमें यूज करेंगे। भाई फोरियर सीरीज में हम यूज करने वाले हैं कुछ मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करेंगे फोरियर सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए मैं बस काम की प्रॉपर्टीज है उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। हालांकि एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, मेरी 5-6 प्रॉपर्टीज बता देता हूं सो दैट आपको थोड़ा याद आ जाए। बट उसके बाद जो हमारे काम की प्रॉपर्टीज होंगी केवल उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली प्रॉपर्टी मेरी होती है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर एफ टी का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn है तो एफ ऑफ टी माइनस टी नोट का क्या बनेगा बताइए? Cn इंटू ई की पावर माइनस जे एन ओमेगा नोट टी नोट, ये बनेगा दोस्तों, ये इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट बनेगा, ठीक है। हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं है भाई, इसका हम लोग कोई खासा यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है, मैं बता देता हूं, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कोई खासा यूज है नहीं इसका, ठीक है ना। एक आधी जगह कोई आ गया तो देख लेंगे हम लोग। नंबर 2 देखिए, नंबर 2 है टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। अगर एफ टी का Cn है तो एफ ऑफ ए टी का क्या बनेगा? इसका Cn ही बनेगा। बट जब इसको रिप्रेजेंट करोगे, जब इसे an और bn निकालोगे, an और bn को पुट करोगे तो क्या बदल गया है बताओ? एफ ऑफ ए टी में टाइम से स्केल हो गया फंक्शन मेरा, तो इसका मतलब उसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी वो बदल गई है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेरी चेंज हो गई है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मेरी चेंज हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि इसका Cn ही रहेगा, फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn ही रहेगा। ये भी ज्यादा यूज नहीं करने वाले हम लोग, ठीक है, ज्यादा इसका भी कोई खासा यूज नहीं है, ठीक है। तो ये था टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। अब आइए नंबर 3, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। हालांकि मैं लिख देता हूं बट जरूरत नहीं है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वैसे बता रहा हूं मैं आपको, थोड़ा सा इससे याद भी आ जाएगी चीज आपको। मान लीजिए ऐसे एफ टी इंटू ई की पावर जे ओमेगा सी टी ऐसे मल्टीप्लाइड है तो क्या बनेगा इसका? या एन या के ओमेगा नोट टी ऐसे मल्टीप्लाइड है मान लीजिए, तो क्या बनेगा इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट? सी एन माइनस के, एन की जगह पे एन माइनस के हो जाएगा, मतलब हार्मोनिक शिफ्ट हो जाएगा। बस जो हार्मोनिक पहले फंडामेंटल था अब वो कहां पे चला गया? एन माइनस के हार्मोनिक हो जाएगा, सही है, समझ आया मेरा पॉइंट? हार्मोनिक वाला पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये तो मैं वैसे ही लिखवा रहा हूं, मतलब इनका कोई खासा यूज नहीं है, ठीक है। तो मेन प्रॉपर्टी वो कौन सी है, ठीक है? मेन है आपकी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, बल्कि ये प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, इसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मैं इसको गलत बोल गया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी, यहाँ पे यूज हो गया मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। ये है मेरी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। ये मैं थोड़ा गलत बोल गया, ये बड़ी ज्यादा यूज हो गया अब यहाँ पे, ठीक है, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। अब अगर एक तरीका है मतलब चीजों को बाईपास करने का कि जो रिजल्ट आए उसको याद रखो, उससे क्या होगा? आपकी सारी चीजें जो होंगी वो जो प्रोसेस है वो बाईपास हो जाएगा। आप इस तरह से चीजों को देख सकते हो, या फिर अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप एक बार प्रॉपर्टी अप्लाई करो और उससे देखो कि क्या बन रहा है, ठीक है। अब जरा इस प्रॉपर्टी को मैं अप्लाई करके देख रहा हूँ कि मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी कैसे हम यूज करते हैं और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका क्या यूज है, ठीक है, वो जरा देखते हैं। ये बड़ी कमाल की प्रॉपर्टी है, देखिएगा, ठीक है। अभी देखते हैं, सोचिए, क्योंकि कई जगह पे मैं इस वेव को एनकाउंटर करने वाला हूं, ये जो वेव आ रही है इसको एनकाउंटर करने वाला हूं, बहुत सारी जगह पे आएगी ये वेव, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि इसके अंदर बताओ कौन कौन से हार्मोनिक है, हार्मोनिक कंटेंट मुझे चाहिए इसका एम्पलीट्यूड Vm मान लीजिए, मुझे इसका हार्मोनिक कंटेंट चाहिए, कौन कौन से हार्मोनिक इसके अंदर प्रेजेंट है, और ये रेक्टिफाई होके आई है। मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूं कि इस वेव से हमने इस वेव को रेक्टिफाई किया, 0 1 2 3 इस तरह की वेव को मैंने रेक्टिफाई किया और उससे फिर मुझे ये वेव मिली। अब मुझे इसके अंदर हार्मोनिक कंटेंट चाहिए, या फिर मत मानो रेक्टिफाई किया, मुझे इसके पास हार्मोनिक कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे काम करेगी? मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको, या फिर फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो जरा देखते हैं कैसे इसको हम बताएंगे
इससे हम कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं वो जरा देखिए दोस्तों। मुझे एक बात बताओ, इस फंक्शन को अगर मुझे लिखना हो, अगर मुझे इसको डिफाइन करना हो, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? मैं बोलूंगा कि ये जो मेरा सिग्नल है ये ले लीजिए और इस सिग्नल को मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर वेव से। बोलिए ना, कुछ इस तरह के 0 1 2 3, ये हाइट 1 है, ये हाइट मेरी -1 है। इस तरह के सिग्नल से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो अल्टीमेटली यही आ जाएगी। बताइए, सही बात है ना? अब इसकी क्या इक्वेशन है जरा बताएंगे? Vm साइन ओमेगा नॉट टी, वैसे तो यही लिखते हैं ना हमेशा, लेकिन ये तो टाइम की इक्वेशन है, मतलब टाइम में लिखना है। तो बताओ ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आएगी? टाइम पीरियड मेरा 2 है तो ओमेगा नॉट होता है 2π/t, इसका मतलब क्या आ गया? पाई। तो इसको मैं पाई लिख, ओमेगा नॉट इज पाई, आप ये कह सकते हैं, लेकिन लिखो इसको ऐसे ही, Vm साइन ओमेगा नॉट टी, वेयर ओमेगा नॉट इज पाई। इसका क्या बनेगा? इसका मैं पहले Cn निकालूंगा। Cn क्या बनेगा इसका? Cn जो बनेगा इसका वो बनेगा a 1 डिवाइड बाई जो भी एम्पलीट्यूड होता है ना, a मान लो, चलो इसको एक मिनट बाद में a की वैल्यू पुट कर देंगे। ऑलवेज याद रखिए इसका होता है a, क्योंकि स्क्वायर वेव कई सारी जगह पे यूज हो गया आपकी, तो इसलिए याद रखेंगे तो अच्छी बात है। a/jn पाई 1 माइनस कोस n पाई, ये होगा दोस्तों, ये इसका Cn होगा। ठीक है, ये इसका Cn होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगर ये a और माइनस a है तो, और a की वैल्यू क्या बताओ जरा? 1 है, तो आप बताओ क्या बनेगा? 1/jn पाई 1 माइनस कोस n पाई। तो मैं इसको फॉर्मूले से नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है, मैंने बोला कि ये होता है। आपको अभी पिछला क्वेश्चन आपने किया ही था, उसमें भी आप वेरीफाई करके देख सकते हो, इस तरह का बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब सुनिए मेरी बात, मैं इसको अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब इस ft को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अगर मैं इसको gt मान लूं और इसको pt मान लेता हूं, तो ft इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ जरा? gt इंटू pt, ft इक्वल टू gt इंटू pt, सही बात है। अब gt को अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या है बताओ जरा? ये है मेरा Vm साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, क्या कहते हैं? Vm साइन ऑफ ओमेगा नॉट टी, ऐसे लिख सकता हूं भाई pt को। और क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, Vm/2j, pt अलग कर दिया और ये बन गया e की पावर j ओमेगा नॉट टी माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी। सही बात है, सही है। मुझे तो इसमें बताने ना कितने हार्मोनिक है, तो मुझे इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट चाहिए। तो इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या आएगा? जो इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आएगा वही तो आएगा। पीटी का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या है बताओ जरा? Cn है, ये रहा। पीटी का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn है, तो मुझे बताओ, मुझे तो इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट चाहिए भाई ft का, उसी से तो पता लगेगा इसका हार्मोनिक क्या क्या है। नहीं समझे क्या? तो अब इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? इसका फोरियर निकाल दो सीरीज कोएफिशिएंट, इसका निकाल दो, और इसका तो प्रॉपर्टी से निकाल सकता हूं। Vm/2 तो बाहर आ गया। अब बताइए पीटी का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn है, वो ये रहा। तो pt इंटू इसका क्या बनेगा? 2 से मल्टीप्लाइड है ना, एक बार इससे और एक बार इससे, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? जो अभी अभी बताया मैंने आपको, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या बताओ जरा? 1 ओमेगा नॉट टी है, n ओमेगा नॉट टी था ना यहाँ पे। जब देखो ना यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, ft का अगर फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट अगर Cn है तो ft इंटू e की पावर j k ओमेगा नॉट टी, इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या बनेगा? n माइनस k। जो इसका कोएफिशिएंट होता था वो माइनस होता था। अब यहां पे बताओ, इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn है, यहां पे pt ले लो ft की जगह पे, तो बताओ क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? pt का फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट Cn दे रखा है, तो pt इंटू इसका क्या बनेगा बताओ जरा? n की जगह पे क्या हो जाएगा बताओ जरा? n-1, तो क्या बनेगा? a की जगह पे तो 1 है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाई j, बोलिए n-1 पाई इंटू 1 माइनस कोस n-1 पाई। ठीक है भाई, n-1 पाई। बोलिए दोस्तों, सही लिखा है क्या? अब अगला बोलिए, माइनस, बोलो पीटी इसके साथ मल्टीप्लाइड है इस बार, तो n की जगह पे क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे माइनस है तो क्या आएगा? यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो क्या बनेगा बताओ? 1/j n+1 पाई इंटू 1 प्लस कोस
n+1 बोले ना, सही है क्या? ये क्या बन गया बताओ जरा, ये मेरा ft का फोरियर सीरीज कोफिशिएंट आ गया, इसका फोरियर सीरीज कोफिशिएंट है जी। हाँ जी, अब सर देखिए क्या बना, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो भाई, j कॉमन आ जाएगा एक तो j बाहर भी है, माइनस आ जाएगा और पाई भी बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा -Vm/2π। बहुत बढ़िया, अंदर देखिए क्या बना, 1 माइनस कोस ऑफ, बोलिए अंदर क्या है, n π माइनस पाई डिवाइड बाई क्या है बताओ जरा, n-1 माइनस, बोलिए क्या बना, 1 माइनस कोस ऑफ, बोलिए यहां पे क्या बना, n π प्लस पाई, सही है, n π प्लस पाई डिवाइड बाई क्या बना बताओ जरा, n+1, सही है ना। अब बोलिए ना क्या बना ये, अब इसकी वाली बताओ पहले, कोस की, यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, -π प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट चला गया, -π प्लस थीटा, -π तो इधर होता है, उसमें थीटा और ऐड करोगे तो यहाँ पे आ जाओगे, -π से कुछ, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई प्लस थीटा, तो पाई मेरा इधर से इधर है और उसमें थीटा ऐड करोगे तो अभी थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या बनेगा -Vm/2π, ये बाहर आ गया, अंदर बोलिए क्या बना, 1 प्लस कोस n π, यहाँ पे ये आ गया डिवाइड बाई n-1 माइनस 1 प्लस कोस n π डिवाइड बाई n+1, बोलिए ना दोस्तों, सही लिखा है, ठीक है। अब बताइए क्या बना ये, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो बताओ क्या बनेगा, -Vm/2π, ये तो बाहर आ गया, एलसीएम लो ना, इसका एलसीएम लीजिए, बताओ क्या बनेगा, n² - 1, एक तो ये आ गया है ना, और क्या बनेगा बताओ, ऊपर क्या बना, ऊपर क्या बना, 2 इंटू कोस n π, ये आ रहा है क्या, एक बार देख लो भाई, मैं आपके भरोसे लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ जी ठीक है, यही बन रहा है, ठीक है ना। अब सुनिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो ये कट गया यहाँ से, ये मेरा इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आ गया। अब अगर मैं इसमें n की वैल्यू पुट कर करके देखूं, एक माइनस कॉमन ले लेता हूं, चलो, तो इसको क्या लिखूंगा बताओ, Vm इंटू 1 प्लस कोस n π अपॉन 1 माइनस n², सही है भाई। अब मेरी बात सुनिए, n की वैल्यू 0 पे बताओ क्या वैल्यू बनेगी, क्या n की वैल्यू 0 से आप निकाल सकते हो क्या, इससे निकाल सकते हैं इससे तो, बट अदरवाइज यहां से भी देख सकते हैं, n = 0 मतलब डीसी टर्म। वैसे यहां से बताओ n = 0 पे क्या बनेगा, C0, ये क्या है, इसका Cn है भाई, ये इसको मैं Cn बोलूं, क्या बोलूं, Pn बोल दो, तो इसको Pn बोल देता हूं, चलो इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, ये मेरे पास Pn आ गया अभी। n की वैल्यू 0 पे बताओ, n की वैल्यू 0 का मतलब होता है डीसी कंपोनेंट, तो डीसी कंपोनेंट क्या बनेगा इसमें बताओ, n पाई भी है भैया, हाँ जी बताइए, n = 0 पे क्या बनेगा, 2Vm/π, इसका तो इसका डीसी कंपोनेंट कितना हो गया बताओ जरा, वो तो हो गया 2Vm/π। हालांकि ये अच्छा तरीका नहीं होता, कई बार n = 0 पे आपका ये डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है, ठीक है, तो इसलिए वहां पे नहीं करेंगे, यहाँ पे आप कर सकते हो। अच्छा मुझे एक बात आइए, n की वैल्यू आप 1 पुट कर सकते हो क्या, मुझे एक बात आइए, न्यूमरेटर कहां पे 0 हो रहा है पहले बताएंगे। n की वैल्यू अगर मैं इवन रख दूंगा तो बनेगा, बट n की वैल्यू ओड पे 0 हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ओड हार्मोनिक आएंगे ही नहीं, तो n की वैल्यू 1 क्यों दे पुट कर रहे हो फिर, जब ओड हार्मोनिक है ही नहीं, तो नहीं, तो n की वैल्यू क्या पुट करें, अब n की वैल्यू 2 पुट कीजिए, तो 2 पे क्या बनेगा बताओ जरा। लेकिन एक मिनट रुको, ये तो Pn है ना यार, इससे ये Pn क्या होता है, Pn होता है an माइनस jbn/2, तो jbn तो 0 हो गया, तो यहां से an निकालो, पहले कोसाइन टर्म्स निकाल लो भाई, क्या बना 2Vm/π 1 प्लस कोस ऑफ n π डिवाइड बाई 1 माइनस n², बोलिए भी। और n की वैल्यू अब क्या रखेंगे बताओ, n की वैल्यू इवन रखेंगे, इसमें सारी कोसाइन टर्म्स आएंगी इसके अंदर, ठीक है, और n की वैल्यू इवन के लिए आएंगी। आप बोलोगे सर आपने फिर लेकिन डीसी टर्म तो पहले निकाल दिया Pn की, सही, डीसी टर्म Pn से ही निकलेगा, क्योंकि C0 जो होता है वो इसमें मर्ज नहीं होता, ठीक है, C0 अलग होता है, मतलब P0 जो होएगा डीसी कंपोनेंट वो अलग रहेगा, वो इस तरह से नहीं निकालते, वो इसी से निकालेंगे n = 0 पे, ध्यान दीजिएगा। बाकी टर्म ऐसे आती हैं अलग से, इनको ऐसे कर लो, तो an आ गया भैया। अब बताइए n की वैल्यू 2 पे क्या बनेगा, एम्पलीट्यूड क्या आएगा n = 2 पे, बोलिए n = 2 पे क्या बनेगा, ये एक तो -3 बन जाएगा यहाँ पे और ऊपर 2 बन जाएगा, तो कितना बनेगा
4Vm बाई 3 पाई कोस ऑफ क्या बनेगा बताओ जरा, 2 ओमेगा नोट। ओमेगा नोट ये है, ध्यान देना, ओमेगा नोट मेरा पाई है, मैं यहां से चला था, ठीक है। आप इसका ओमेगा नोट मत देखिए अब, ठीक है। 2 पाई टी, बोलिए भाई, n इक्वल टू 2 पे। अब आइए n इक्वल टू किस पे, 4 पे। 4 पे बताइए माइनस कितना आया, 4Vm बाई 15 पाई और क्या बनेगा कोस ऑफ 4 पाई टी, और माइनस ऐसे आगे तक जाएगा भाई, समझ आएगा, ये बनेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो an बनेगा वो ये बनेगा, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 का क्या मतलब है, फंडामेंटल, इसका मतलब पाई वाली टर्म है, लेकिन इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में सेकंड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक ये है, मतलब इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट है इसके रेस्पेक्ट में। बट अगर इसके रेस्पेक्ट में देखूं तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 पाई है, टाइम पीरियड इसका 1 है, तो इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में कौन सा कंपोनेंट है ये बताओ, ये फंडामेंटल है और ये सेकंड है, ठीक है। यही बात मैं आपको लास्ट एपिसोड में भी समझा रहा था जब मैंने इवन हाफ वेव सिमेट्री, इसमें इवन हाफ वेव सिमेट्री नहीं है क्या, अगर आप टी इसको लेते हो तो, और इसको अगर t/2 लेते हो इस पॉइंट को, तो इसके अंदर इवन हाफ वेव सिमेट्री है। इसका मतलब अगर टाइम पीरियड, अगर ओमेगा नोट आप पाई लेते हो, टाइम पीरियड अगर 2 लेते हो, टाइम पीरियड 2 लेने का मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना ले रहे हो आप, पाई। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पाई ले रहे हो तो आप देखो इवन हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इसका मतलब अगर टाइम पीरियड यहां पे ले रहे हो तो इवन हार्मोनिक्स आएंगे, क्योंकि इसमें इवन हाफ वेव सिमेट्री है। लेकिन अगर फंडामेंटल पीरियड यहां पे ले लेते हो, मान लीजिए अगर फंडामेंटल पीरियड यहां पे लेते हो आप, टी यहां पे ले लेते हो, तो फिर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी वो क्या आएगी, फिर वो आएगी 2 पाई, और उसके फिर क्या है बताओ, इस केस में इवन हाफ वेव सिमेट्री नहीं है। अगर आप ये पीरियड लेते हो तो इवन हाफ वेव सिमेट्री नहीं है। हाँ, लेकिन फंक्शन मेरा क्या है, फंक्शन तो इवन है, तो कोसाइन टर्म्स आएंगी, लेकिन फिर इवन हार्मोनिक्स कोसाइन टर्म्स नहीं आएंगी, क्योंकि आप पीरियड अगर यहां पे ले रहे हो तो फिर ये 2 पाई इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी, तो ये फंडामेंटल कंपोनेंट होगा, सेकंड हार्मोनिक, ये थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, सारे हार्मोनिक आएंगे फिर, समझ आया। लेकिन अगर आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देख रहे हो, ठीक है, अगर टी यहां पे ले रहे हो तो इवन हाफ वेव सिमेट्री है, और फिर ये इवन हार्मोनिक्स बनेगा, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिर क्या बनेगी, फिर पाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी। पॉइंट को जरा नोट कीजिए भाई, ये बहुत अच्छा केस था, ठीक है। और हमने देखा कि किस तरह से हम इसका an निकालेंगे। अब ये कई सारी जगह पे यूज होगा, मैं तो कहता हूं कि 2-3 टर्म्स अगर आप याद रख लोगे तब भी अच्छा है, ठीक है, या फिर आप बस ये याद रखिए कि इसका क्या बन रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी हाफ वेव रेक्टिफायर भी है, उसको भी देखना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी कमाल की थी, कौन सी प्रॉपर्टी से मैंने करवाया इसको, है जी, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, ये काफी बढ़िया प्रॉपर्टी थी, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बहुत कमाल की प्रॉपर्टी थी। तो चलिए अब हाफ वेव रेक्टिफायर में देख लें। हाँ जी बताओ, में हम n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, हाँ हाँ, तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है। नहीं 1 तो पुट करेंगे नहीं, n इक्वल टू 1 तो पहले नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे बताओ, हमने देखा n फॉर ऑल n 0 बन रहा है, वैसे n इक्वल टू 1 पे निकालना तो 0/0 बन रहा है, बात सही है, तो फिर n इक्वल टू 1 पे क्या करना पड़ेगा, फिर मैं एलोपिटल से भी देखना नहीं है एलोपिटल से, ठीक है। फिर कैसे देखेंगे, सुनो, आप n इक्वल 1 पे डायरेक्ट चेक कर लो, ठीक है, C1 निकाल लो यहाँ से, नहीं समझे, वो थोड़ा लंबा जाएगा, समझ रहे हो। वैसे आप ओड रखोगे ही नहीं, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरा पॉइंट, है जी। नहीं नहीं, इसमें नहीं करेगा, नहीं करेगा, कर ही नहीं सकते, कॉमन सेंस है। सुनिए क्यों नहीं करेगा, उसका लॉजिक है, अगर मान लीजिए n इक्वल टू 1 पे एग्जिस्ट करता तो साइन टर्म बनती, n इक्वल टू 1 मतलब ओड नहीं साइन टर्म क्यों आती, n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है बताओ ना, n इक्वल टू 1 का मतलब है पाई वाला कंपोनेंट बनता n इक्वल टू 1 का मतलब, और पाई वाला कंपोनेंट फिर इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं देख लूं तो हाफ हार्मोनिक हो गया। एलोपिटल लगा के देख सकते हो, वैसे उससे भी देख सकते हो, बनेगा नहीं, या फिर n इक्वल टू 1 के लिए अलग से निकाल के देख सकते हो, ठीक है, सिंपल लॉजिक है, आप उस तरह सोचिए, क्यों आप कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, n इक्वल टू 1 का कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी ओड हार्मोनिक के लिए 0 बन रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं देखेंगे, ठीक है। बोलिए दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं, मैं रब कर दूं इसको, बोलो, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई। अब हाफ वेव रेक्टिफायर पे आते हैं, क्या उसको भी मैं कर सकता हूं क्या ऐसे ही, तो इसको आप अलग से लिख ले भाई, ये लिख लीजिएगा, अलग से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है, इसको आप अलग से लीजिए, या फिर मैं तो कहता हूं आंसर जो लिखना है an का वो ये लिख लो, 4Vm बाई पाई इंटू 1 माइनस n स्क्वायर, ये लिखो, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने इसको 2 लिख दिया, लेकिन n की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
इवन। ये लिखो आप, ये अल्टीमेट मेरा रिजल्ट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये कई जगह पे यूज करूंगा मैं, तो अगर ये याद, वैसे तो याद हो जाएगा, आप देखो और भूल जाओ, कई सारी जगह पे इसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा, इसको देखो भूल जाओ बस, ठीक है। आगे देखेंगे बाकी। बोलिए, मैं रब कर दूं क्या इसको रब कर दूं भाई? वैसे मैं क्वार्टर वेव सिमेट्री मैंने अभी बताया नहीं, मैं उससे भी कर सकता था इसको, ठीक है। क्वार्टर वेव सिमेट्री मैं अभी बताऊंगा, वो थोड़ा सा और इंटीग्रेशन मेरे लिए छोटा हो जाता, ठीक है। मतलब उससे मैं कर सकता था इसको प्रूव, बट मैंने प्रॉपर्टी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी से मैंने इसको करवाया। अगला देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, उसको भी जरा देखते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर को कैसे करेंगे वो भी जरा देख लेते हैं दोस्तों। हाफ वेव रेक्टिफायर, अब वो आप जरा दिमाग लगाना, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर इसी प्रॉपर्टी का सहारा लेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर, उसमें हार्मोनिक कंटेंट अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे? कौन कौन से हार्मोनिक प्रेजेंट है? हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब हाफ वेव जो वेव आती है, हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट आती है वो कुछ इस तरह की आती है। मतलब बेसिक तो पता होगा ना हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो इतना तो पता ही होता है। इतना तो मैं सोच के चल ही सकता हूँ भी हाफ वेव सबको पता होगा कि हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या होता है। 0 1 2 3 4 5 और ये मेरा VM है भाई, ठीक है। ये मेरा मान लीजिए FT है। अब आपको पता है कि इसमें कौन कौन से हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, इसका भी कई बार आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करें इसको, कैसे रिप्रेजेंट करोगे दोस्तों? अगेन देखिए ना, मैं ये वेव ले लेता हूं, ये मेरी साइन वेव है, ठीक है। ये है VM और 0 1 2 3 4 T इन सेकेंड्स, सही बात है। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं बताएंगे? हाँ, केवल 0 से 1 तक 1 रखो बस, और फिर 0 कर दो, 1 से 2 तक 0 कर दो, फिर 2 से लेकर 3 तक फिर से क्या करो, 2 से लेकर 3 तक फिर से 1 कर दो, फिर 3 से 4 फिर से 0 कर दो, फिर अगेन 1 कर दो। समझ आया क्या? T इन सेकेंड्स, इस तरह से आप रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। तो मैंने इस तरह से इसको कर दिया, और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा FT है, इसको मैं GT बोल देता हूं और इसको मैं PT बोल देता हूं। तो इट मीन्स FT इक्वल टू GT इंटू PT, सही बात है। बट अब PT में कैसे करें भाई? इसका कैसे देखोगे? इसमें CN कैसे निकालोगे इसका? क्योंकि ये तो बड़ा आसान है। अगर मैं इसको पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना है? 2 ही तो है। इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। इस बार अच्छी बात है, पिछली बार ऐसा नहीं था। पिछली बार उसका पीरियड आप वेरी कर सकते थे, याद है? उसका पीरियड आप पे डिपेंड कर रहा था आप 2 ले रहे हो कि 1 ले रहे हो, नहीं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार तो सबका पीरियड ही 2 है। अच्छी बात है, इस बार कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसमें तो फिर हम इवन एक केस में इवन हार्मोनिक बोल रहे थे अगर इसको रेफरेंस लेके चल रहे थे तो, और एक केस में अगर आप हाफ वेव वाला जो था 1 सेकंड को पीरियड ले रहे थे तो सारे हार्मोनिक प्रेजेंट थे, नहीं। लेकिन इस बार ऐसा केस बनेगा नहीं, ठीक है। जरा देखते हैं। तो ये क्या बना? टाइम पीरियड 2 है तो ओमेगा नोट क्या बनेगा? पाई। इसको मैं लिख रहा हूं VM साइन ऑफ पाई T, या ओमेगा नोट T लिख लो चलो, और ओमेगा नोट की जगह पाई कर दो, एक ही बात है ना, बोलिए ना। यहाँ पे तो फंडामेंटल वेव ही है यार, VM साइन ऑफ ओमेगा नोट T तो है ये वेव। तो ये इसका CN कैसे निकालें? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डाउन कर देते हैं, सिमेट्रिक बनाते हैं ना इसको। तो अगर इस पूरी वेव में अगर मैं ये बोलूं कि जनाब मैंने क्या किया, मैं PT माइनस हाफ बना रहा हूं, पहले पूरी वेव में से हाफ सबट्रैक्ट कर दो तो कुछ इस तरह का बन जाएगा, बोले ना। PT माइनस हाफ कुछ इस तरह का बनेगा। और इसका फोरियर सीरीज का ऑप्शन पता है क्या आपको? हाँ, इसका पता है। ये हाइट होगी हाफ, ये हाइट होगी माइनस हाफ। बताओ जरा, PT माइनस हाफ का क्या बनेगा? इसका फोरियर सीरीज का ऑप्शन क्या बनेगा बताओ जरा? 1/2 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ n पाई डिवाइड बाई JN पाई, ये बनेगा दोस्तों। तो मैं, लेकिन मुझे तो चाहिए PT का। तो PT का क्या होगा? n इक्वल टू 0 पे होता है ना। हाफ का मतलब क्या बताओ जरा? DC कंपोनेंट। PT माइनस हाफ का ये है, तो PT का क्या होगा बताओ? हाफ मतलब ये DC कंपोनेंट हो गया ना, पूरे में से हाफ हटाया है मैंने, तो हाफ जो है वो उधर ले जाओ, तो हाफ जो है वो DC कंपोनेंट। DC कंपोनेंट का मतलब n इक्वल टू कहां पे है? वो 0 पे।
तो इसका मतलब अगर मैं पीटी का देखूंगा तो पीटी का बनेगा हाफ डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब क्या होता है बताओ? डेल्टा एन का मतलब एन इक्वल टू कहां पे है? ये 0 पे है, प्लस 1 माइनस कोस एन पाई डिवाइड बाई जे 2n पाई। ये इसका फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आएगा, इसका, इस ऊपर वाले का, पीटी का। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जरा देखो ना, इसमें तो कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है ना, इसमें कोई डीसी कंपोनेंट नहीं है, टोटल एरिया 0 है, बट इसमें डीसी कंपोनेंट है। कितना डीसी कंपोनेंट है बताओ? इसका एरिया निकाल के दो ना, हाफ बनेगा यार। पीटी माइनस हाफ के अंदर कोई डीसी कंपोनेंट, नो डीसी, 0 डीसी, नो डीसी कंपोनेंट। लेकिन अगर मैं हाफ को इधर ले आऊं, इसके अंदर कौन सी टर्म्स आएंगी बताओ? सारी सारी कौन सी? साइन टर्म्स, ओड हार्मोनिक साइन टर्म्स आएंगी। नहीं, ये तो पीटी माइनस हाफ के अंदर है, बट मुझे इसके अंदर चाहिए, तो इसके अंदर क्या आएगा बताओ जरा? इधर है ओड हार्मोनिक साइन टर्म्स, तो ये माइनस हाफ इधर आके क्या बन जाएगा? तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सी टर्म्स आएंगी? हाफ प्लस ओड हार्मोनिक साइन टर्म्स, इसके अंदर ये आएंगी भाई, हाफ प्लस ओड हार्मोनिक साइन टर्म्स। नहीं समझे? इसका मतलब हाफ कौन सा कंपोनेंट है बताओ ना? डीसी कंपोनेंट है। ये n इक्वल टू 0 पे है, इसलिए मैंने हाफ डेल्टा अलग से लगा दिया और बाकी cn को अलग ऐसे लगा दिया। ठीक है, तो अब बताइए पीटी इनटू में ये करना है मुझे, तब जाके एफ बनेगा। तो एफ को मैं क्या लिखूंगा बताओ जरा? एफ टी इक्वल टू पीटी इंटू, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ? इसकी इक्वेशन बनेगी वीएम साइन ऑफ ओमेगा नोट टी। बोलिए ना, सही बात है? कुछ इस तरह से दिखाओगे। अब बताओ यहां से क्या बनाइए? वीएम बाई 2j, ये बाहर आ गया, पीटी इंटू ई की पावर, बिल्कुल वही पिछला वाला नहीं हो गया? बोलिए ना यार, लेकिन इसमें आंसर अलग आएगा। ठीक है, इसमें आंसर अलग आएगा भाई। तो क्या बनेगा? ये वीएम बाई 2j, ये तो अलग आ गया। अब बताओ पीटी इंटू इसका क्या बनेगा? एन की जगह पे क्या कर दो? पीटी का तो फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट है, एन की जगह n-1 कर दो, तो इसमें एन की जगह n-1 कर दो, तो क्या बनेगा? हाफ डेल्टा n-1 प्लस 1 माइनस कोस ऑफ n-1 पाई डिवाइड बाई जे 2n-1 पाई। एक तो ये होगा, और दूसरे केस में माइनस पीटी इंटू दिस, क्या कर दो? n की जगह पे क्या कर दो? n+1, 1 माइनस कोस ऑफ n+1 पाई डिवाइड बाई जे 2n+1 पाई। बोले ना दोस्त, सही बात है भाई? देखिए, तो मुझे लगता है इस तरह का बन गई, ये n इक्वल टू 1 पे आ गया और ये n इक्वल टू -1 पे आ गया। ठीक है, ये अलग से आ गया, ये अलग से देखेंगे, इसको डील करेंगे हम लोग। एक काम करते तो 1/2 कॉमन ले लेता हूं, सब में से 1/2 कॉमन ले लो भाई, और ये क्या आ गया? 1/4। बहुत अच्छा, ठीक है, ये आ गया। अब सुनो, इसको मैं क्या लिखूं बताओ? 1 प्लस कोस एन पाई कर दूं? ये लास्ट टाइम देखा था हमने, तो क्या बन जाएगा ये? 1 प्लस कोस एन पाई। अब मेरे लिए तो आसान है, फटाफट रब करके मैं लिख रहा हूं, तो आप लोग इसको जल्दी जल्दी लिखिए। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस कोस एन पाई। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं इधर से रब कर दूं, ये वाली साइड। तो जरा देखिए, ये बना Vm/4j, क्या बन गया अंदर बताइए? डेल्टा n-1 माइनस डेल्टा n+1, डेल्टा n-1 माइनस डेल्टा n+1 प्लस 1 प्लस कोस n पाई अपॉन जे n-1 पाई माइनस 1 प्लस कोस एन पाई डिवाइड बाई जे n+1 पाई। बोले ना दोस्तों, सही है? करेक्ट है भाई? बोलिए, मेरे हिसाब से तो ठीक है भाई। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, जे को अंदर ही ले जाता हूँ, इसको अलग अलग कर लेता हूँ और इनके साथ इकट्ठा कर देता हूँ। तो देखिए क्या बना? Vm/4, ये क्या बन गया? डेल्टा n-1 और माइनस जे कर दूं ऊपर लाके, और ये क्या बन जाएगा? प्लस जे डेल्टा n+1। ये तो इमेजिनरी पार्ट हो गया।
अब बताओ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पाई बाई बाहर आ जाएगा नहीं, और माइनस हो जाएगा Vm/4 पाई, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बना 1 प्लस कोस एन पाई डिवाइड बाई n माइनस 1 माइनस 1 प्लस कोस एन पाई डिवाइड बाई n प्लस 1। देख लीजिए सही लिखा है, एक बार नोट कर लीजिए, एक बार देख लो सही लिखा है क्या, सही है। अब यहां से एलसीएम ले सकता हूं मैं, इसको तो छोड़ दो, इसको भूल जाओ, अब जे बल्कि कॉमन लेना तो ले लो, तो बनेगा डेल्टा n प्लस 1 माइनस डेल्टा n माइनस 1, ठीक है, माइनस Vm/4 पाई। बताओ अंदर क्या बना, ये n स्क्वायर माइनस 1 है ना, क्या बना 2 कोस ऑफ n पाई, ये नहीं बना 2 इंटू 1 माइनस 1 प्लस कोस एन पाई, ये बन गया अभी, और ये कट गया यहां से। देखे दोस्तों कुछ इस तरह का बनेगा, ये कुछ इस तरह का आएगा। अब सुनो, ये मेरा Cn है, ध्यान देना, इसका है किसका, Ft का, और ये n इक्वल टू 1 पे है और ये n इक्वल टू -1 पे है। तो मुझे बताओ मैं इसको लिख सकता हूं An माइनस जे Bn/2, यही इसी के तो बराबर है ये, नहीं? तो अगर मैं 2 को इधर ले आऊं तो क्या बनेगा, ये बन गया, ये यहां पे 2 आ गया और यहां पे क्या आ गया पाई, और मैं इसको भी प्लस बना देता हूं और इसको 1 माइनस n स्क्वायर लिख देता हूं, सही है ना। तो अब बताओ ये क्या है, बताएंगे? देखो ये तो रियल पार्ट है, ये तो रियल पार्ट है, ये तो an आ गया, लेकिन an के अलावा यहां से देखो, यहां से कुछ और निकल के आएगा, देखना अभी कंफ्यूज हो गया आप। यहां पे n की वैल्यू 1 नहीं है, ध्यान रखना, n की वैल्यू केवल क्या रखेंगे, इवन, n इवन, n मेरा इवन होगा, ठीक है। अच्छा यहां से अगर मैं देखूं तो जरा देखो, कंपेयर करो जरा, j है तो ये भी j है, लेकिन ये n इक्वल टू -1 पे, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा बताओ जरा, n इक्वल टू -1 पे। तो मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, इसको क्यों ना अलग ही करके रखे ना, अलग कैसे है जी, b ऑफ -1 होता नहीं ना, b ऑफ -1 होता नहीं ना, नहीं समझे क्या, ये तो c था ना, c1 और c -1 था, ये देखो c1 क्या है बताओ, c1 क्या बनेगा बताओ ना, माइनस जे Vm/2, और c -1 क्या है बताओ जरा, जे Vm, इसको अलग रखो बस, और इसको an bn में ब्रेक कर दो, ठीक है, करेक्ट है। अब इससे आप सिग्नल बना लो, इससे फंडामेंटल कंपोनेंट आएगा, n की वैल्यू 1 है या -1 है। आप बोलोगे सर फंडामेंटल कंपोनेंट क्या बनेगा, वो जरा देखते हैं। तो क्या करेंगे फंडामेंटल कंपोनेंट, उसके लिए फॉर्मूला यूज करो ना, Cn की पावर j n ओमेगा नॉट t, यही होता था फंक्शन ft, n की वैल्यू 1 पुट करो, केवल फंडामेंटल की वजह से पता चल जाएगा अपने को। तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, C1 की पावर j ओमेगा नॉट t प्लस C -1 की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t, बोलिए ना, ऐसे बनेगा ना। C1 क्या बनेगा, कौन सा, वो कटेगा नहीं, हाँ 4 आएगा भी, सही कह रहे, थैंक यू, ये 4 कटेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो कट जाएगा, ठीक है, इसमें नहीं कटेगा भी, थैंक यू। हाँ जी बोलिए, कोई दिक्कत है तो सही है, और वो माइनस का तो नहीं लिया ना मैंने टेंशन, वो ठीक है मेरे ख्याल से, सही है भाई। तो बताइए क्या बना यहाँ से, C1 आ गया और C -1 आ गया, तो C1 की वैल्यू पुट करो, क्या बनी, माइनस जे Vm/4 e की पावर j ओमेगा नॉट t, और एक क्या बना C -1 j Vm/4 e की पावर माइनस j ओमेगा नॉट t। अब इन दोनों को इकट्ठा करो, Vm/2 कॉमन ले लो, ठीक है, और माइनस भी कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा ये j ओमेगा नॉट t माइनस j ओमेगा नॉट t, और डिवाइड बाय क्या बनेगा बताओ जरा, 2j, ऐसा नहीं बना क्या, नहीं, ये प्लस ही आएगा भाई, ये नीचे j हो जाएगा ना, और ये माइनस हो जाएगा, सही है भाई, सही, ये बनेगा। तो कितना बना ये बताओ, ये बना Vm/2 साइन ओमेगा नॉट t, एक तो ये टर्म आएगी, सही है, प्लस, अब यहां से कौन सी टर्म्स आएंगी बताओ जरा, प्लस समेसन, बोलिए Vm/पाई, इसको 2 लिख दो तो सीधा,
1 माइनस एन स्क्वायर cos ऑफ n ओमेगा नोट t, n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, n इज इवन, n मेरा इवन होगा, 2 से स्टार्ट कर लो, चलो 2 से कर लो, ठीक है भाई। n क्या होगा मेरा, इवन होगा। एक और आएगा n इक्वल टू 0 पे भी आएगा, डीसी टर्म Vm बाई पाई, n इक्वल टू 0 पे चेक करके देखो क्या बनाएंगे। n इक्वल टू 0 इसमें नहीं पुट करेंगे, ये किस में पुट करेंगे, C0 में पुट करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था n इक्वल टू 0 an में पुट नहीं करते कभी भी, किस में पुट करते हैं, C0 में। तो C0 ये था क्या ना, डिवाइड बाय 2 भी था C0 में, तो बताओ क्या बनेगा, डिवाइड बाय 2 करोगे, n के वाले 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, ये कट जाएगा 2 से 2, कितना बनेगा Vm बाई पाई। डीसी टर्म तो वैसे अलग से भी निकाल सकते हो आप, इसके एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो आप, ठीक है, तो बनेगा Vm बाई पाई, बोलिए ना। तो अब देखिए इसके अंदर कौन सी, इसके अंदर साइन टर्म्स भी हैं और कोसाइन टर्म्स भी हैं, और कोसाइन टर्म्स के इवन हार्मोनिक्स है, समझ आया, मजेदार था ये, इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी। बोलिए दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा भाई याद रखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है, बिकॉज आगे कई जगह पे ये यूज होगा, ठीक है ना। इसको देखिएगा दोस्तों, कोसाइन टर्म्स मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर और जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था उसको हमने देखा, तो 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा अपने को, ठीक है। कुछ सिमिलर टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे भी देखो वैसा ही था उसमें, ठीक है, यहाँ पे भी वैसा ही है, ठीक है, n की वैल्यू इवन थी, यहाँ पे भी वहाँ पे भी n की वैल्यू इवन थी, वहाँ पे मेरे ख्याल से यही बन रहा होगा, चेक करो जरा, इतना बन रहा होगा, इसमें ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई और एक ये यहाँ पे सिंगल Vm बाई पाई आया है जी, उसमें 4 था एक, ठीक है भाई, उसमें यहाँ पे 4 था, तो इसलिए याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, दोनों को एक साथ रिलेट करके याद रखोगे तो थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि आगे मैं कई जगह पे इनका यूज करने वाला हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है भाई। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपसे फिर से मुलाकात होगी, इसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, थोड़ा सा मुश्किल था ये वाला कंपेयर टू द प्रीवियस पार्ट, ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, इसको आप एक बार देखिएगा, अगर नहीं भी समझ आया आपको तो अल्टीमेटली आप ये रिजल्ट को पकड़ लीजिए बस, ठीक है, इस रिजल्ट को देखिए कि ये रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है भाई। तो आज के एपिसोड में इतना ही, नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।